प्रोफेसर रिचर्ड ईटन अपनी हालिया किताब इंडिया एंड द पर्शियनेट एज में इस दौर की अक्कासी करते हैं और ये तजवीज़ करते हैं कि इस दौर की बरसग़ीर की तारीफ़ इसकी अदबी और सकाफ़ती ज़बानों के ज़ाविये से बेहतर की जा सकती है और इन्हीं के मुताले से हम इसकी हकीकी तारीख़ को जान सकते हैं। Here's a slide showing the Persianate world from roughly 900 to 1900. And the cities you see depicted here are all sites where Persian literature, Persian culture were patronized and were produced. And it is really the circulation of Persian literature through these various cities across almost 1,000 years of time that constitutes what I'm calling the Persianate world. And what's fascinating to me is that in the period that I'm interested in, from roughly 1000 to 1800, there is this overlapping of the Persianate world with that of the Sanskrit world that had already obviously been there, and which indeed itself diffused far to the east. As you see in the map here, the Sanskrit world diffused all the way into Southeast Asia. I mean, you have words like Singapore or Sumatra, which are pure Sanskrit words, which indicate a great deal about this earlier diffusion. So what India really, one way of thinking about Indian history is the idea of the overlapping of these two linguistically defined and literary defined civilizations, the Sanskrit and the Persianate. ये समझना ज़रूरी है कि फ़ारसी कोई अजनबी ज़बान नहीं थी जो कि सिर्फ़ ईरानियों तक महदूद थी। हम समझने लगे हैं कि फ़ारसी, अरबी और संस्कृत हमारी अपनी नहीं बल्कि कोई और लोगों की ज़बानें थीं जो कि हमारी मकामी ज़बानों पर या तो मसलत कर दी गईं और या एक पेशावर मजबूरी थी। हालांकि हकीकत में अगर अपनी मकामी मादरी ज़बानों का मुताला करें तो ये पता चलता है कि इन तीन जड़ की ज़बानों से ही दरियाफ्त शुदा होंगी। फिर ये कि तकरीबन तमाम आला अदब और तारीख़ आपको इन्हीं में और ख़ास तौर पे फ़ारसी में मिलेगी या इसी में कहे और लिखे मवाद से बेहद मुतासिर होगी। ये एक मुसलसल कुदरती इर्तिका से तख्लीक किया जाने वाला तहज़ीबी वर्सा था जिसको खुद कौमों ने अपनाया और उसकी तरक्की और तामीर में सब ने अपना हिस्सा डाला। Persian and Sanskrit were both languages that were not languages of region, like, let's say, Bengali or Tamil or Gujarati, but rather languages that traveled, languages that were understood as elite. You really are talking about a contrast between regional culture, where you have the language you speak at home, your mother tongue, as opposed to this other culture, which is above it, this literary language, which oftentimes serves as a model ultimately for regional languages. And so there's an interaction between not only these two elite languages, Persian and Sanskrit, but also between both of them and these regional cultures. फिर हमारी इस ज़मीन में पनपने वाली सूफ़ी रूहानियत के तकरीबन तमाम सूफिया अरबी या फ़ारसी बोलते थे। इनसे बहुत सों के सिलसिले मौलाना रूमी की फ़ारसी मसनवी या इब्न अरबी की इब्नी तहरीरों से मुस्तफ़ीद होते थे या मुतासिर होते थे, जैसे कि अब्दुल कादिर जिलानी, अली हजवेरी, बहाउद्दीन ज़करिया, लाल शहबाज कलंदर, शाह रुकन आलम, निज़ामुद्दीन औलिया। मकामी ज़बानों के भी सूफिया और पंजाबी सूफ़ी शुअरा की सोच का चश्मा हमें फ़ारसी या अरबी से ही मिलता है। मिसाल के तौर पर बुल्ले शाह के उस्ताद शाह इनायत की तहरीर भी सब फ़ारसी में थीं और बुल्ले शाह को रूहानियत की राज इसी ज़बान में सिखाए। पंजाबी काफ़ी के बानी माधोलाल शाह हुसैन की इब्तदाई तालीम भी अरबी में थी। सुल्तान बाहू अपनी पंजाबी शायरी के लिए मशहूर तो हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 100 से ज़ायद किताबों में से सिवाय एक किताब के बाकी तमाम फ़ारसी में थीं। हीर रांझा लिखने वाले वारिस शाह की तालीम फ़ारसी और अरबी में हुई। पश्तो बोलने वालों में तो फ़ारसी और फ़ारसीबान की इज़्ज़त और मकाम कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उर्दू ज़बान के बारे में बात पहले भी हुई है, लेकिन ये देखिए कि उर्दू गज़ल के बानी मीर तकी मीर ने अपनी सवाने हयात, ज़िक्र मीर, तवारीख़ और कुल्लियात फ़ारसी में ही तख्लीक की। गज़ल ख़ुद अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी हिरन है और ये अरबी शायरी की किस्म थी जो कि उर्दू ज़बान में मुतारफ़ हुई और मकबूल हुई। उर्दू अदब के दो बड़े नाम गालिब और अमीर खुसरो के फ़ारसी से ताल्लुक़ के बारे में आप खुद ही सुन लें। अमीर खुसरो ने लिखा है गुर्रतुल कमाल में, हाँ
میں نے اس میں کچھ کبت کچھ دوہے کہے تھے، جزو چند، جیسے غالب نے اپنے اردو دیوان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مجموعہ بے رنگ ہے، اور میری شاعری کا حسن دیکھنا ہے، میری خیال آفرینی دیکھیے تو میرا فارسی دیوان، فارسی میں غالب نے 10,000 شعر کہے۔ اردو دیوان جس کی وجہ سے آج غالب ہے اور ہندوستان کا، مغل ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر ہے، اردو کے اس دیوان میں صرف 1800 شعر ہے، یعنی 1/5 بھی نہیں۔ وہی ہندوی جس کو وہ کہتے ہیں ہاں جزو چند میں نے لکھا تو تھا، بہت ہمبلی، لیکن نظر دوستاں کردہ شداست، اس کو میں نے اپنے دوستوں میں ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بانٹ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فارسی اور عربی محض روحانیت اور شاعری کی زبانیں تھیں، بلکہ ان میں تمام دستاویزات، ریکارڈ، حساب، نقشے، جنگ اور حکمرانی کے مینول، ٹیکس اور خرید و فروخت کے امور، شاہی فرمودات، وظیفے، معاہدے، اوقاف، یعنی 19ویں صدی تک سب اسی میں تھے۔ اور انہی دستاویزات کے ذریعے تاریخ دان ہماری تاریخ کا کھوج لگاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو برصغیر کا تاریخ دان بننا ہے تو اس کو انگریزی، اردو اور ہندی سے زیادہ فارسی اور سنسکرت سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فارسی کا اتنا غلبہ رہا کہ حد یہ ہے کہ مغلوں کے زوال کے بعد تک بھی سکھ اور مراٹھا فارسی میں ہی اپنے دستاویزات لکھتے رہے۔